उन्होंने क्या कहा था दैट इट इज अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर और दोनों हेलिक्स एंटी पैरेलल होते हैं, ठीक। एक जाता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, दूसरा जाता है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ठीक। इसके बाद में थर्ड दिया था कि उनके बीच जो दोनों के मीन्स नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं दोनों स्ट्रैंड्स में, उसमें क्या दोनों में बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन, ठीक। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ए और टी में 2 होती है और सी और जी में 3, ठीक। फिर एक लास्ट पॉइंट क्या होगा कि जो हेलिक्स होती है वो राइट हैंडेड हेलिक्स होती है या फिर लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स होती है। राइट हैंडेड मीन्स क्लॉकवाइज, ठीक है, और लेफ्ट हैंडेड मीन्स एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। तो जो ह्यूमन डीएनए है उसको वो बी डीएनए है और बी डीएनए राइट हैंडेड हेलिक्स होता है, ठीक है। तो आपको ये जो पॉइंट्स है क्वेश्चन के वो भी याद रखना, ठीक है। इसके बाद में हम मूव करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन पे, राइट। अब डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब है कि हम कॉपी बनाएंगे डीएनए, ठीक है, डीएनए की कॉपी बनेगी। डीएनए की कॉपी के लिए सबसे पहले जो जरूरी होती है हमारे लिए एक तो डीएनए, ठीक है, जिसमें डीएनए में आपके पास टेम्पलेट होगी। टेम्पलेट मीन्स जिसके ऊपर आप कॉपी बनाएंगे, जैसे ये जा रहा है, ठीक है। अब इसमें ये भी टेम्पलेट है, ठीक है, और ये भी टेम्पलेट है, दोनों ही एक्ट करेंगे टेम्पलेट की तरह, ठीक। दोनों जब टेम्पलेट की तरह एक्ट करेंगे तो इससे हमारे पास कितने आगे डीएनए बन जाएंगे, 2, ठीक है। 2 दोनों में ऐसे है, ठीक है। अब इसमें एक तो पेरेंटल होगी, पेरेंटल स्ट्रैंड, ठीक है, जो स्ट्रैंड हमारे यहाँ से आई, हाँ, और एक इसमें न्यू स्ट्रैंड, ठीक है। सेम हियर पेरेंटल और यहाँ पर न्यू, ठीक। जब इस डीएनए में एक पेरेंटल स्ट्रैंड है और एक न्यू स्ट्रैंड है, इसका मतलब है कि इसमें हाफ ऑफ द पार्ट पेरेंट का है, ठीक है। तो इसलिए डीएनए रेप्लिकेशन हमेशा कहलाता है सेमी कंजर्वेटिव। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब है, सेमी का मीन्स हाँ, ठीक, और कंजर्वेटिव का मतलब जो पेरेंटल स्ट्रैंड से आया, ठीक है, मतलब पेरेंट से जो आता है कंजर्व हुआ वो कहलाता है कंजर्वेटिव, ठीक। तो इसलिए हाफ तो नया है और हाफ पुराना है, इसलिए ये सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन कहलाता है, ठीक है ना। इसको प्रूफ कैसे किया जाता है, ये तो हम कह रहे हैं कि ये सेमी कंजर्वेटिव है, तो इसको प्रूफ कैसे किया गया था, जो प्रूफ करने वाले साइंटिस्ट थे वो थे मीजल्सन एंड स्टार्क, ठीक है। एंड स्टार्क, और कितने में किया था उन्होंने, 1958, सही है। उन्होंने कहा कि हाफ ऑफ द स्ट्रैंड इज that one strand is the new one, another one is the parental, ठीक है। तो जो नया बना वो हमें पता कैसे चला कि वो नया बना है, और ये जो पुराना था वो कैसे, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने पेट्री डिश ली थी जिसमें उन्होंने डीएनए को कल्चर में, जैसे आप करेंगे का रेप्लिकेशन होगा बैक्टीरिया में किसमें, तो उन्होंने मीडियम में NH4Cl लिया था जिसमें N15 था, ठीक है। N15 का मतलब है हेवी नाइट्रोजन, ठीक है, हेवी नाइट्रोजन है, रेडियो एक्टिव नाइट्रोजन नहीं है, ठीक है। रेडियो एक्टिव इज समथिंग डिफरेंट। हेवी मीन्स जैसे कि डेंसिटीज होती है, डेंसिटी तो जो भारी चीज होगी वो नीचे, जो हल्की होगी वो ऊपर, ठीक। तो ऐसे ही उन्होंने ये किया था, तो उन्होंने मतलब आप सोचिए बहुत जनरेशन्स तक ये कल्चर किया था, ठीक है, बैक्टीरिया को इसमें। तो बार बार करने से क्या हुआ, पूरे डीएनए में N15 आ गया,
अब जब एक बार इनकॉर्पोरेट हो गया पूरा, तो हैवी डीएनए उसमें हैवी नाइट्रोजन इनकॉर्पोरेट हो गया डीएनए में। अब उन्होंने क्या किया, नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस करने के लिए उन्होंने ट्रांसफर कर दिया इसको, ठीक है, ट्रांसफर दैट दिस जो बैक्टीरिया है उसको इकोलाई को उन्होंने ट्रांसफर किया इनटू N14, ठीक, ये नॉर्मल वाला है, ठीक है, लाइट, राइट। जैसे उन्होंने ट्रांसफर किया, आफ्टर 20 मिनट्स इकोलाई डबल हो जाएगी, ठीक है, डबल नंबर हो जाएगा। तो जैसे 20 मिनट्स बाद उन्होंने उसको एक्सट्रैक्ट आउट किया, तब क्या मिला कि पहले जो N15 वाला डीएनए था, ये दोनों में N15 ऐसे बना रहे, मतलब दूसरे वाले में हम डैश लाइन बनाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों ही N15 है, ठीक है। फिर डेंसिटी कैसे देखी थी उन्होंने डेंसिटी देखी थी सीजियम क्लोराइड में, ठीक है। डेंसिटी में बैंड आया था यहाँ पे, ठीक है, ये N15 का है, ठीक। दोनों स्ट्रैंड N15 के होने की वजह से ये हेवी था, वो नीचे था। अब आफ्टर 20 मिनट्स क्या हुआ, जब ये डबलिंग होगी इसकी, तो एक तो स्ट्रैंड आएगा पेरेंटल जो N15 का था, ठीक है। नेक्स्ट आएगा डैश्ड वाला जो N14 का, ठीक है। ये बन गया, सेम आपका दूसरा बनेगा, सही है ना, आ रहा है समझ? तो ये N14 और ये N15, सही है। इन दोनों को जब सीजियम क्लोराइड में देखा गया डेंसिटी में, तो इनकी डेंसिटी हाइब्रिड थे ना, क्योंकि दोनों हाइब्रिड मतलब दोनों मिले हुए, ठीक है। तो इसलिए N15 N14, यहाँ पे N15 ऐसे, ठीक है, दोनों N15 थे, यहाँ पे N15 N15। अब अगर थर्ड साइकिल चलेगी 40 मिनट्स के बाद, 40 मिनट्स के बाद क्या होगा, दो तो हमारे ऐसे, ठीक है, दो हम ऐसे बना देते हैं और दो हमारे डैश वाले, ठीक है, हमने चारों को अलग कर दिया। हमारे कल्चर में क्या है अभी भी N14, राइट। तो जो नया बनेगा N15 पहले का, N14 नया, सही है, सेम है, N15 N14, अब इसमें दोनों N14, ठीक है, here also N14, ठीक है। तो जब सीजियम क्लोराइड में देखेंगे तो ये तो हाइब्रिड वाली थी, ठीक है, ये होगी N15 N14, ठीक है। दो आपकी और लाइट आएंगी, ठीक है, तो वो इसके ऊपर आएगी, ठीक है। तो आपका ये वाला होगा N14 N14, ठीक है। तो इसी से हमें पता चला था कि जैसे जैसे आप जब आगे बढ़ते जाएंगे, जो नया आपका डीएनए फॉर रेप्लिकेशन होगा उसमें सेमी कंजर्वेटिव रहेगा, क्यों, क्योंकि एक स्ट्रैंड पेरेंट से आएगा, एक स्ट्रैंड न्यू बनेगा, ठीक है। इसी से ये प्रूफ हो गया था कि अदरवाइज क्या होता, जब शुरू में N15 था तो
वो N50 एक इसमें आया एक इसमें आया। फिर इसके बाद में जब दोनों हुए तो दोनों बैंड आए इस तरह। ठीक है, तो अब इसके बाद भी और अगर 80 मिनट्स के लिए कर दें तो कितना पार्ट आएगा? 8 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा, 16 आएगा, है ना? क्योंकि 40 के बाद 20 मिनट्स बाद एक बार हो जाएंगे तो उसमें 8 हो जाएगा। बट जब 8 के 16 होंगे तब जाकर 80 मिनट्स होंगे। ठीक है, तो उसमें भी आपके पेरेंटल वाले कितने होंगे? वो तो 2 ही रहेंगे। ठीक है, और न्यू वाले अलग बनेंगे जैसे। ठीक है, तो जो हाइब्रिड वाला आएगा, ये वाला हाइब्रिड वाला है, ये तो 2 ही रहेंगे हमेशा। जैसे यहाँ पे एक बार 2 बनते हैं ना, तो बस ये तो 2 ही रहेंगे, बाकी के नए बनते चले जाएंगे जो लाइट होंगे, तो वो बैंड बढ़ते चले जाएंगे। बाकी मतलब फिर तो सेमी कंजर्वेटिव भी हुआ जब एक पेरेंट से आ रहा है और एक नया बन रहा है, ऐसे करके हमें पता चलता। ठीक है, आया समझ में ये वाला? चलो, इसके बाद ये तो था एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। ठीक है, और इसमें आपको सीजियम क्लोराइड का मेन ध्यान रखना है कि सीजियम क्लोराइड क्या करता है, ये डेंसिटी ग्रेडियंट है, इसके ऊपर आता है। ठीक है, इससे हमें पता चल जाता है कि किसकी डेंसिटी ज्यादा है किसकी डेंसिटी कम है, वो उसे सेपरेट कर देता है ना बैंड से। सिमिलर एक्सपेरिमेंट एक और साइंटिस्ट थे जिन्होंने टेलर, क्या नाम था उनका? टेलर। ठीक है, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने थाइमिडीन लिया था, ये सेमी कंजर्वेटिव फाइंड करने के लिए थाइमिडीन लिया था, और वो भी रेडियो एक्टिव था। रेडियो एक्टिव थाइमिडीन लेने से उन्हें पता चल गया, जैसे फिर बाद में रेडियो एक्टिविटी जब देखेंगे तो उसमें पता चल गया कि एक में रेडियो एक्टिविटी दिख रही है जो पेरेंटल में थी, ठीक, और जो नया वाला था वो नॉर्मल था, तो वो हाफ स्ट्रैंड में नहीं था, हाफ वाले में था जैसे भी। तो इसमें भी थाइमिडीन से पता चला कि सेमी कंजर्वेटिव होता है, और ये किस प्लांट में किया था उन्होंने? वो विसिया फाबा था। ठीक है, एक फाबा बीन्स करके होती है, तो उन्होंने ये सिमिलर एक्सपेरिमेंट विसिया फाबा के साथ किया था, इंक्लूडिंग ये थाइमिडीन। वहां पे रेडियो एक्टिव नहीं था, वहां पे सिर्फ हेवी आइसोटोप था। यहाँ पे उन्होंने थाइमिडीन जो लिया था वो रेडियो एक्टिव था। ठीक है, ये चलो नेक्स्ट आपका आप रेप्लिकेशन पे चलते हैं। प्रोसेस क्या होता है कुछ तो पता ही है, कैसे करते हैं रेप्लिकेट? सबसे पहले उनके एंजाइम्स देख लेते हैं, कौन कौन से एंजाइम्स चाहिए होते हैं ना। पहला कौन सा है? अनबाइंडिंग के लिए ले लिया तो पहले टोपो आइसोमरेज। ठीक है, टोपो आइसोमरेज ये किसके लिए होता है? अनबाइंडिंग के लिए। अनबाइंडिंग मीन्स खुलना। ठीक है, तो डीएनए जब डबल हेलिक्स है तो वो खुलेगा, उसकी टेंशन दूर होगी। ठीक है, टेंशन दूर करने के लिए जो भी मतलब खुलने में टेंशन आती है, जैसे रोप है, अगर आपके दो ऐसे ट्विस्टेड है तो आप उसको खोलोगे तो पहले उसमें टेंशन होती है ना, तो वो चीज रिलीज करने के लिए टोपो आइसोमरेज होता है। ठीक है, ये अनबाइंडिंग करता है। जितनी भी कॉइलिंग और सुपर कॉइलिंग होती है ना उसमें डीएनए में, इन सब से ये रिलीज करता है सुपर कॉइलिंग। ठीक है, इन सब से ये रिलीज करता है। ठीक, सेकेंड आपका आता है हेलिकेजेस। हेलिकेज क्या करता है? नहीं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो होते हैं ना बीच में,
ए और टी, सी और जी, इनके बीच के ये हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ देता है। ठीक है, तो इससे दोनों अलग अलग हो जाएंगे स्ट्रैंड्स, तभी तो अलग होंगे दोनों। जब ये ऐसे बीच में बन रही है, ठीक है, और ऐसे ऐसे करके ए है, यहाँ पे टी है, ठीक, तो इसको तोड़ना पड़ेगा तभी तो अलग होंगे। तो दोनों को अलग करने के लिए आपको हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करने पड़ेंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक हो गए। आफ्टर दैट अब क्या हुआ, दोनों अलग अलग हुए स्ट्रैंड्स। इन दोनों स्ट्रैंड्स को अलग ही रहना है, अदरवाइज क्या होगा, फिर से बन जाएंगे, जुड़ जाएंगे फिर से, है ना, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड फिर से बन जाएगा वो तो। ठीक, तो आपको क्या करना है, इन दोनों को अलग ही रखना है। ठीक है, तो उसके लिए SSBs या SSBPs कुछ भी होता है। ठीक है, SSBs या SSBPs कुछ भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, बीस किस लिए, क्योंकि प्लूरल है, बहुत सारी चीजें होती है ना। तो ये कौन से हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स। ठीक है, कौन से, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स। अब जैसे ही ये एक है, ये अलग हो गई, तो इसके ऊपर जाकर ऐसे अटैच हो गया। ठीक है, और दूसरा स्ट्रैंड है, उसके ऊपर अटैच हो जाएंगे। अब ये अटैच हो गई तो ये ज्वाइन नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हमें सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन चाहिए। ठीक है, अलग रखने के लिए। हाँ, फोर्थ आता है आपके DNA पॉलीमरेज। ठीक है, पॉलीमरेज मेन एंजाइम है। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज मेन एंजाइम है डीएनए रेप्लिकेशन के लिए। तो कौन सा करता है, इसमें फर्स्ट भी होता है, सेकंड भी होता है, थर्ड भी होता है, डिपेंडिंग अपॉन इस फर्स्ट सेकंड थर्ड ना, जैसे जैसे डिस्कवरी होती जाती है उस तरह से नेम किए जाते हैं। तो फर्स्ट, अभी फर्स्ट होते हैं, पहले सेकंड का सॉरी थर्ड का डिसाइड करते हैं कि थर्ड क्या करता है। थर्ड जो आपके डीएनटीपीज हैं, डीएनटीपीज क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स ट्राइफॉस्फेट, उनको डीएन के लिए तो न्यूक्लियोटाइड मीन्स डीएनए न्यूक्लियोटाइड, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड वो है। ठीक है, और ट्राइफॉस्फेट इसके। ठीक है, ये डीएनटीपीज ही सबस्ट्रेट है वहां पर। सबस्ट्रेट मीन्स कि वही ऐड होंगे यहाँ पर। क्या चीज ऐड होगी यहाँ पर, ए, फिर यहाँ पे टी, कुछ भी जो भी ऐड होना है वो इसके कॉम्प्लीमेंट्री ऐड होता चलेगा। ठीक है, तो ये क्या है, डी ए ये सब, सॉरी ए टी ये सब क्या है, डीएनटीपीज है सारे, है ना। अब इसको बोलते हैं कि सबस्ट्रेट है ये। ठीक है, सबस्ट्रेट है। सबस्ट्रेट एक तो ऐड होंगे, प्लस एडिशन में, क्योंकि ये रेप्लिकेशन प्रोसेस है, ऐसे नहीं है कि बिना एनर्जी कंज्यूम हुए ये हो जाएगा, नहीं, इसको एनर्जी चाहिए बहुत सारी। ठीक है, ऐड करने में, बनाना है कुछ तो एनर्जी तो लगती है। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, ट्राइफॉस्फेट। कैसे होता है, जैसे AMP, इसमें जुड़े हुए दो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के ग्रुप है, हाई एनर्जी बॉन्ड्स के थ्रू जुड़े हुए। ठीक है, तो ये जब बॉन्ड ब्रेक होता है दोनों, ठीक है, जब ये टूटेगा तो क्या बनेगा, एडिनोसिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। जब ये टूटेगा तब बनेगा एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, तो अदरवाइज क्या है, ये पूरा एटीपी, अदर ये पूरा देखेंगे तो एटीपी। ठीक है, इन दोनों को देखेंगे तो एडीपी।
एनर्जी निकलेगी, ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो एनर्जी निकलेगी, हाई एनर्जी। ठीक है, तो इसीलिए ये जो ट्राइफॉस्फेट है ये एक तो सबस्ट्रेट की तरह एक्ट करता है, न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट जो भी है DNTPs, प्लस ये एनर्जी गिवर भी है, एनर्जी प्रोवाइडर। ठीक है, एनर्जी भी देते हैं। ठीक है, तो इसका फंक्शन दोनों है, जब पॉलीमरेज DNTPs ऐड करेगा प्लस एनर्जी भी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज 1 जो है ये कॉर्नबर्ग ने इन्वेंट किया था, इसको कॉर्नबर्ग एंजाइम भी कहते हैं। ठीक है, और ये क्या करता है, जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो आरएनए के बिना, यहाँ पे एक आरएनए प्राइमर होता है। ठीक है, ये जो डीएनए पॉलीमरेज 3 है ये बिना आरएनए प्राइमर के स्टार्ट नहीं कर सकता, ये हम पहले भी कर चुके हैं ना। तो इसको चाहिए आरएनए प्राइमर, तब ये डीएनए बनाएगा नया। ठीक, तो ये जो आरएनए प्राइमर है इसको रिमूव करना होता है। ठीक है, इसको रिमूव करते हैं डीएनए पॉलीमरेज 1, रिमूव करता जाता है और जो भी गैप्स होते हैं उनको भी फिल करता है। ठीक है, फिल करने के बाद में कौन सा एंजाइम वर्क करता है, डीएनए लाइगेज। लाइगेज क्या करेगा, ज्वाइन कर देगा। ठीक है, कौन से दो से ज्वाइन होता है, बॉन्ड से कौन सा बॉन्ड होता है, फॉस्फो बॉन्ड। ठीक है, वो बॉन्ड होता है। और डीएनए पॉलीमरेज 3 की एक्टिविटी जो होती है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम की होती है हमेशा। ये अभी हम आगे भी डिस्कस करेंगे, अभी से इतने शॉर्ट में, है ना। ठीक, और इसकी भी एक्टिविटी ये वाली एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है। ठीक, तो ये भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम भी करेगा। ठीक है, अच्छा, इन केस पॉलीमरेज 1 नहीं है तो पॉलीमरेज 2 वर्क कर देता है ये वाला। ठीक है, और रिपेयर का भी रोल है इन दोनों के पास, डीएनए रिपेयर का। ठीक है, कि रिपेयर अगर होना है, कहीं पे कोई मिस्टेक है तो उसको भी ये देखते हैं, और ये उल्टी एक्टिविटी होती है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ठीक है, उसको वेरिफिकेशन की वेदर सारी जो एंटीपीज जुड़े हैं वो सही है या नहीं, वो चेक होता है एक बार, तो उसको कहते हैं प्रूफ रीडिंग। हाँ, तो वो जो चेक होता है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्चुअली आई तीनों समझ में। ठीक है, अब डीएनए पॉलीमरेज के बाद में नेक्स्ट है आपका आरएनए प्राइमेज। ठीक है, ये आरएनए प्राइमेज एंजाइम वो क्या करेगा, आरएनए प्राइमर बनाएगा। ठीक है, इट इज गोइंग टू फॉर्म द आरएनए प्राइमर। ठीक, ये हो गया आपका 5th एंजाइम, और फिर 6th वाला आपका डीएनए लाइगेज। ठीक है, लाइगेज का वही ज्वाइन कर देगा DNTPs। ठीक है, बाय एक और चीज है रेप्लिकेशन में कि आपके पास हमारे यूकैरियोट और प्रोकैरियोट्स में अलग-अलग जैसे रेप्लिकेशन होगा, तो उसमें रेप्लिकेशन के जो प्रोकैरियोट्स में होता है उसमें ओरिजिन चाहिए जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। ठीक, तो वहाँ पर केवल 1 ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, जबकि यूकैरियोट्स में मोर देन 1 प्लेस। ठीक है, जहाँ से
और जब रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है तो उस जगह को, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन तो है ये, ठीक है, तो वहां पर क्या फॉर्म होता है, रेप्लिकेशन फॉर्म होती है ना ऐसे, तो वो फॉर्म हो जाती है, ठीक, वो ऐसे ठीक ओपन हो गई वो जगह, ठीक। तो ये है रेप्लिकेशन फॉर्म। जब आपके प्रोकैरियोट में एक जगह तो एक ही जगह से होगा, एक जगह होगी फॉर्म, ठीक है, लेकिन किसी किसी में ये दोनों साइड से प्रोसीड करती है, बाई डायरेक्शनल होती है, हाँ, और किसी में ये यूनि डायरेक्शनल होता है, ठीक। तो बाई डायरेक्शनल कहाँ पर होगा, और प्रोकैरियोट में सिंगल, ठीक है, वहां से जाएगा और पूरा घूमकर कंप्लीट हो जाएगा, है ना, ऐसे। लिखना नहीं है ना, जरूर आता है आपको, दिखता है, हाँ, आती है। अब रेप्लिकेशन का प्रोसेस क्या होता है, हमने बोला दो स्ट्रैंड है, एक है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, दूसरी है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ठीक है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। अब डीएनए पॉलीमरेज 3 कौन सी डायरेक्शन में मूव करता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक। तो जो टेम्पलेट स्ट्रैंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम है वो तो उस पे तो सीधा मूव कर लेगा, ठीक है, और क्या करेगा, यहाँ पे जैसे आरएनए प्राइमर लगा पहले, ठीक है, आरएनए प्राइमर लगा, उसके बाद में यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री मिला, ठीक, फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप चाहिए इसको, ठीक, तो वो मिला आरएनए प्राइमर से, फिर यहाँ से प्रोसीड करेगा एक के बाद एक, यहाँ पे जैसे मान लीजिए, बोलिए बोलिए, ऐसे, ठीक, तो यहाँ पे ये टी लगेगा, ठीक है, फिर ए लगेगा, फिर सी लगेगा, फिर जी लगेगा, फिर जी लगेगा, ठीक है, और ये सीधे मूव करता चलेगा कंटिन्यूएशन में, ठीक। तो ये वाली स्ट्रैंड कहलाती है लीडिंग स्ट्रैंड, क्यों, क्योंकि ये लीड कर रही है, ठीक है ना, नई जो स्ट्रैंड फॉर्म हो रही है वो लीडिंग स्ट्रैंड है, क्यों, क्योंकि वो जल्दी से कंटिन्यूएशन में फॉर्म हो रही है, हाँ। यहाँ वाले स्ट्रैंड पर क्योंकि ये ऊपर से है, मींस 3 प्राइम टू 5 प्राइम है ऐसे, तो आप 5 प्राइम टू 3 प्राइम मूव नहीं कर सकता वो, है ना, इस डायरेक्शन में, तो वो क्या करेगा, उल्टा मूव करेगा, है ना, ये तो 5 प्राइम तक 3 प्राइम है उसकी डायरेक्शन, हाँ, तो वो उल्टा मूव करेगा। अब जब उल्टा मूव करेगा तो वो ब्रेक लेगा, ठीक है, ब्रेक लेने में वो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स बनाएगा, ठीक, और हर बार क्या चाहिए उसे, आरएनए प्राइमर, ये सब जो क्या है, पहले आरएनए प्राइमर चाहिए, उसके बाद में वो डीएनटी ऐड करेगा, ठीक, यहाँ पे फिर यहाँ पे, है ना, तो ऐसे करके हर बार उसे आरएनए प्राइमर चाहिए पहले, और यहाँ पे क्या था, सिर्फ एक बार, तो ये आरएनए प्राइमर लगाया, उसके बाद में डीएनटी ऐड किया, फिर आरएनए प्राइमर लगाया, फिर डीएनटी ऐड किया, फिर रुक गया, ठीक। तो इसको हमें हटाना भी पड़ेगा, है ना, तो ये जो फ्रेगमेंट्स होते हैं शॉर्ट वाले, इनको बोलते हैं ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स, ठीक है, क्या बोलते हैं, ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स, ठीक। और ये ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स में जब आरएनए प्राइमर हट जाता है, फिर ये डीएनटीपीज ऐड हो जाते हैं, जो मैंने बताया ना, आरएनए डीएनए पॉलीमरेज 1 करता है, आरएनए प्राइमर हटाता है, डीएनए पॉलीमरेज 1 फिर ऐड कर देता है, जो गैप होते हैं फिल कर देता है, इतना उसमें कैपेसिटी होती है कि वो फिल कर देता है,
एंजाइम होता है वो इन दोनों जितने भी हैं वहाँ पर उनको ज्वाइन करता है, तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से ज्वाइन होता है। ठीक, ऐसे करके पूरा ये कंटिन्यूएशन में बाद में बन जाता है। ठीक है, ये आपका रेप्लिकेशन प्रोसेस। अगर कुछ पूछना हो तो नहीं, आपके में बस इतना ही दे रखा है। अच्छा, ये और बता दें, ये रेप्लिकेशन प्रोसेस आपको सेल साइकिल आती है, सेल साइकिल एम फेज और ये है ना, इंटरफेज में कौन कौन सी होती है? नहीं नहीं, एम में होता है। ऐसे होता है। ठीक है, कौन कौन सा फेज है? G1, S और G2। ठीक, एम फेज सबसे शॉर्टेस्ट है, लगभग करीब सिर्फ 1 आवर का। ठीक है, और बाकी इंटरफेस होता है। इंटरफेस तैयारी के लिए होता है। तैयारी किसकी? सेल डिवीजन की। सेल डिवीजन का होगा एम फेज में। ठीक है, तो ये सारी पूरी तैयारी है। हाँ, ये तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए और परफेक्ट होनी चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, अगर ये सेल साइकिल ही गलत हो गई, कहीं ना कहीं इसमें मिस्टेक है, तो आपको पता है कि डीएनए जब आगे मतलब डिवाइड होगा सेल और उसमें आएगा वो अफेक्टेड वाला डीएनए, मतलब कुछ भी इसमें जिसमें कमी है, ठीक है, वो अगर आगे चला गया जनरेशन में तो कितना बड़ा नुकसान होगा, है ना। तो सेल साइकिल अरेस्ट हो जाती है, अरेस्ट हो जाती है। ठीक है, वो आगे बढ़ती ही नहीं। कहाँ? जब देख लेती है कि कहीं पे गड़बड़ है। ठीक, तो ये हर पॉइंट पे है, जीवन में होगी, यहाँ पर चेक करेगा, फिर यहाँ पर चेक करेगा, फिर यहाँ पर चेक करेगा, सब जगह चेक पॉइंट्स हैं। चेक पॉइंट्स होने के बाद भी रेगुलेशन होता है सबका, कि कहीं पे कोई गड़बड़ है तो उसे सही किया जा सके, नहीं किया जा सके वहीं पर रुक जाए। ठीक है, तो ये जीवन किसके बोलते हैं? गैप। ठीक है, गैप 1, गैप 2, S फॉर रेप्लिकेशन। ठीक है, ये कौन सा फेज है? रेप्लिकेशन का फेज है। तो वो यही फेज है जहां पर आपका डीएनए ये रेप्लिकेशन प्रोसेस होता है ना। तो जो एस फेज है इसको बहुत परफेक्ट होना है, जैसे अगर डीएनए अगर बिल्कुल ठीक है तभी वो आगे बढ़ेगा, अदरवाइज यहीं पे रुक जाएगी, आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक, और गैप 1 में क्या 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 बनाएंगे फिर वो, क्या चीज रिक्वायर्ड होगी सेल को? सेल का साइज देखते हैं कि सेल का साइज बढ़ गया या नहीं बढ़ गया, डबल होना चाहिए। ठीक है, प्रोटीन्स देखते हैं, प्रोटीन्स बन गई या नहीं बन गई, इसके लिए रेप्लिकेशन प्रोसेस के लिए, ठीक है, वो बननी जरूरी है, अदरवाइज फिर रुक जाएगा। ठीक, तो गैप 1 में प्रिपरेशन होती है डीएनए रेप्लिकेशन की। ठीक, फिर गैप 2 में सारी प्रोटीन्स बनती हैं सेल डिवीजन के लिए। ठीक, ये सारी चीजें प्रिपरेशन होती है सेल डिवीजन के लिए। सेल डिवीजन में आपको ट्यूबुलिन प्रोटीन सब चीज चाहिए, फाइब्रेट वो बनेंगे ना, जिससे वो अलग अलग बनेंगे क्रोमोसोम्स। ठीक, एक दूसरे दोनों पोल्स की साइड जाएंगे, तो जो फाइब्रिल्स बनते हैं वहाँ पर वो ट्यूबुलिन प्रोटीन के होते हैं, तो वो सारी चीजों को होनी चाहिए इसमें गैप 2। तो इसलिए ये सारी प्रिपरेशन गैप 2 में होगी, G1 में होगी रेप्लिकेशन के लिए। तो S फेज जो है वो रेप्लिकेशन का फेज होता है, ये यहीं पर आपका डीएनए जो है वो कॉपी बन जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ट्रांसक्रिप्शन ले लें थोड़ा सा, है ना।
आपका वही ए टी सी सी है, ठीक है, टी ए ये एक्स, ठीक। और इसका कॉम्प्लीमेंट्री आपका क्या होगा, टी ए सी जी जी ए टी, ठीक। अब ये दोनों ही स्ट्रैंड डीएनए के अगर हम दोनों से आरएनए बनाएंगे, ठीक, तो फिर पॉसिबिलिटी है नहीं, हमें इस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए चाहिए, ठीक। क्यों चाहिए, क्योंकि अगर ये दोनों बनाएंगे, दोनों स्ट्रैंड आरएनए अगर बनाएंगे तो जो आरएनए प्रोड्यूस होगा वो दोनों डिफरेंट होंगे ना। कैसे, इस पे बनाओ बताओ, ए के साथ नहीं, ठीक है, यू, फिर टी के साथ ए, जी के साथ ठीक है, इस पे बनाइए, ठीक है। ये जो कोड है जेनेटिक कोड पे आ जाएगा, क्योंकि प्रोटीन बनी है, इसके बाद प्रोटीन बनी है, ठीक है। तो प्रोटीन का जब हम जेनेटिक कोड को देखेंगे तो ये वाला कोडॉन और ये वाला कोडॉन अलग हुआ या नहीं हुआ, तो यानी कि ये अमाइनो एसिड, ठीक है, वैसे ये मीथियोनिन होता है, ठीक है ना। तो ये मीथियोनिन हुआ और ये यूएसी, ये दूसरा अमाइनो एसिड, ठीक है, अभी तो याद नहीं है ना, आगे आएंगे अमाइनो एसिड, ठीक है। तो ये अमाइनो एसिड 2, ठीक। तो ये डिफरेंट है इससे, ऐसे ही आगे भी डिफरेंट होगा, फिर ये वाला हो गया ना अलग। तो क्या होगा, एक ही जगह से दो प्रोटीन्स बन जाएंगे, तो ऐसा तो होता नहीं, एक जीन एक उसके लिए, एक प्रोटीन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो इसीलिए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से हम we cannot produce double stranded RNA. It is going to be different one, ठीक है। तो वो हमारे लिए डिफरेंट प्रोटीन प्रोड्यूस कर देगा, ठीक है। और वो हमें नहीं चाहिए डिफरेंट प्रोटीन, ठीक है। अब एक और चीज है कि अगर ये वाला स्ट्रैंड सिंगल स्ट्रैंड और ये वाला स्ट्रैंड प्रोड्यूस होता है सिंगल, ठीक है, तो इन दोनों का सेंसिटिविटी होगी ना आपस में जुड़ने की, तो क्या होगा, ए यू ए मींस कॉम्प्लीमेंट्री है, तो ये आपस में फिर से डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो आरएनए जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, ठीक है, जो न्यूली सिंथेसाइज्ड, ठीक है, जो दो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, दो जो थे, ठीक, वो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना देगा, ठीक है। तो इसलिए कभी भी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से डबल स्ट्रैंडेड आरएनए नहीं बनते, ओनली सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, अब वो कैसे करते हैं, सेम प्रोसीजर है, उधर आपका डीएनए पॉलीमरेज यूज होता है, यहाँ पर डीएनए आरएनए पॉलीमरेज यूज होता है, लेकिन इन दोनों में बहुत डिफरेंस है, ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस है। वहां पर क्या था, ये आरएनए डिपेंडेंट था, आरएनए डिपेंडेंट था नहीं, ठीक, ये आरएनए
देता है, जैसे डीएनए टेम्पलेट को देखता है उसमें ब्रिंग करना शुरू कर देता है कि कौन सा न्यूक्लियोटाइड लेकर आना है, ठीक है। और शुगर तो आपको पता ही है कि शुगर राइबोज शुगर इसमें होती है, उसमें डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है ना। और ये सिंगल स्ट्रैंडेड है, वो डबल स्ट्रैंडेड है, इस तरह का। तो दो तीन डिफरेंस जो है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक। अब इसमें आपके पास दो स्ट्रैंड जैसे हैं डीएनए की, ठीक। तो एक स्ट्रैंड है जो टेम्पलेट की तरह एक्ट कर रही है, ठीक है। इसको एंटीसेंस स्ट्रैंड भी बोलते हैं, ठीक है। एंटीसेंस स्ट्रैंड भी बोलते हैं इसको, ठीक। इसी पे आपका आरएनए फॉर्म होगा, क्यों? क्योंकि ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम है और आरएनए पॉलीमरेज भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम मूव करता है, जैसा कि डीएनए पॉलीमरेज करता है, ठीक है। तो इसको सीधा चलना है तो कौन सा स्ट्रैंड चूज करेगा? टेम्पलेट वाली, जो सीधी जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम है इस पे सीधा चलेगा। और जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, ठीक, इसको क्या बोलते हैं? सेंस स्ट्रैंड, और या फिर कोडिंग स्ट्रैंड, कोडिंग स्ट्रैंड। कोडिंग क्यों कहते हैं? कोडिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि जितने भी रेफरेंस पॉइंट्स आएंगे ना, अभी आपको बताएंगे रेफरेंस पॉइंट्स आएंगे, वो सारे रेफरेंस पॉइंट्स कोडिंग सीक्वेंस के अकॉर्डिंग होंगे, यहाँ से शुरू होते हुए होंगे। हम ये कहेंगे कि ये इतने न्यूक्लियोटाइड अहेड, तो कौन सा अहेड? इस वाले पे अहेड, इस पे नहीं, इस वाले पे अहेड, ठीक है। इसमें आपके पास जब हम बोलते हैं इतना अहेड, ठीक है, तो अहेड में क्या मतलब है? दो प्लेसेस हैं। पहला प्लेस है क्योंकि डीएनए तो पूरा होता है कॉपी, बट आरएनए बनने के लिए एक पार्ट होता है, ठीक है, क्योंकि सारा पार्ट आरएनए नहीं बना सकता डीएनए का, कुछ चीजें बीच बीच में ऐसी है, ठीक है, वो जरूरी नहीं है बनना, क्योंकि हमें जो आरएनए है वो हमें कुछ जगह पर ही चाहिए होता है, वो ही फंक्शनल होती है। ये हो गया आपका प्रमोटर रीजन, ठीक है, कौन सा है? प्रमोटर रीजन। और ये हो गया आपका टर्मिनेटर रीजन, ठीक है, वो प्रमोटर रीजन, ये टर्मिनेटर रीजन। और जो बीच का ये पार्ट है आपका, ये कहलाता है स्टार्टिंग, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग साइड, ये स्टार्टिंग साइड। अब इसी पोर्शन में आपका ट्रांसक्रिप्शन होगा, यहाँ से लेके यहाँ, ठीक है, ये ट्रांसक्रिप्शन साइट है, ठीक। और इसको जब ओपन हो जाती है ना, ये तो अलग अलग हो जाते हैं जैसे, तो उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन बफर, ठीक है। तो ये वाला पार्ट जो उसका है, जैसे डीएनए ऐसे जा रहा है ऐसे, ठीक है, ऐसे, ये बबल ओपन हो गया, ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन बबल। और इस वाले में ये यूं आ रहा है कि ये वाली आपकी 3 प्राइम है, ये 5 प्राइम है, ऐसे, ठीक है। अब इसमें ये यहाँ से मूव करेगा, ठीक है। तो जब जो स्ट्रैंड यहाँ से बनती चली जाएगी, बनेगी, यहाँ तक आते आते आपका मान लीजिए टर्मिनेटर आ गया, यहाँ पर ये स्टॉप हो जाएगी, ठीक। और ये चेन पूरी यहाँ से नीचे निकल जाएगी, अलग हो जाएगी आरएनए, ठीक है। अच्छा, हम कहते हैं कि फंक्शनल, जैसे जो जीन है, जीन क्या है आपका?
फंक्शनल एरिया है, फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए है जो क्या प्रोड्यूस करेगा, प्रोटीन ऐसे, है ना। बट कभी कभी क्या होता है, जैसे जो आरएनए है ना, इसमें आरएनए में टीआरएनए और आरआरएनए, मतलब ठीक है, ये एरिया उनसे नहीं बनते, मतलब जीन को आप ऐसे डिफाइन बेसिकली वैसे नहीं कर सकते कि यही एरिया है जो फंक्शनल है। फंक्शनल का मतलब होता है जैसे आपको प्रोटीन बनानी है तो वो जीन एरिया प्रोटीन बनाने के लिए काम आएगा, लेकिन जो कुछ एरिया है वो टीआरएनए का भी होता है उसमें से, ठीक है। टीआरएनए और आरआरएनए प्रोटीन नहीं बनाता, ठीक है, केवल एमआरएनए वाला एरिया बनाता है, लेकिन ये दोनों भी तो कोड होंगे, है ना। तो एक पॉइंट आपके में दे रखा है कि जीन एज सच हम कहते हैं फंक्शनल सेगमेंट है डीएनए का, और वो बनाता है प्रोटीन ऐसे, है ना, वो लीड करता है फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। बट इन दोनों का जो एरिया है वो फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन नहीं करता, बट देन ऑल्सो इट इज कोडेड बाय जीन, मतलब वो एरिया जो है सेगमेंट डीएनए का वो भी फंक्शनली तो है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक पॉइंट है वहाँ पर, वो आप देख लीजिएगा, किसी अगर क्वेश्चन वगैरह में आता है तो उसको समझ लीजिए, ठीक। अब मूव करते हैं इस पे कि आरएनए पॉलीमरेज, जैसे आपके वहां पर डीएनए पॉलीमरेज 1 2 3 थे, यहाँ पर भी आरएनए पॉलीमरेज 1 2 3 होते हैं, बट वो यूकैरियोट्स में होते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोट्स में केवल 1 होता है, मतलब एक ही आरएनए पॉलीमरेज होता है, ज्यादा नहीं होते, ठीक है। यूकैरियोट्स में क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज 1 2 और 3 होते हैं, ठीक है। 1 क्या करता है, किसका फॉर्मेशन करता है, आरआरएनए का, राइबोसोम, ठीक है। 2 क्या करता है, ये प्रिकर्सर है ठीक है, इसको बोलते हैं HNRNA, हेट्रोजेनस आरएनए, है ना। और ये किसके लिए है, ये जो मेन मतलब आरआरएनए है, इनमें से सिर्फ एक 5S आरआरएनए होता है, ठीक है, 5S, बाकी सारे यहाँ बनते हैं, है ना। और टीआरएनए बनाता है, ठीक है, और स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए बनाता है, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, ठीक है। तो आपके पास 3 तरह के ये आरएनए पॉलीमरेज होते हैं यूकैरियोट्स में, ठीक। तो जैसे जैसे आपको जो चीज यहाँ पे चाहिए वो वाला आरएनए पॉलीमरेज यूटिलाइज होता है। अच्छा, प्रिकर्सर क्यों कह रहे हैं यहाँ पर, प्रिकर्सर का मतलब होता है कि अभी वो इनएक्टिव है, ठीक है। जब उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस हो जाएंगे तब वो एमआरएनए फॉर्म करेगा। तो अभी ये क्या है, हेट्रोजेनस आरएनए, ठीक। और आरएनए पॉलीमरेज 3 क्या करता है, 5S आरएनए बनाता है प्लस टीआरएनए और स्मॉल न्यूक्लियर। जो हमने प्रमोटर बोला है ना, प्रमोटर रीजन, ये यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में एक स्पेसिफिक रीजन होता है, ठीक है। वो रीजन क्या है, स्पेसिफिक सीक्वेंस है, ठीक है, स्पेसिफिक सीक्वेंस है, ठीक। तो प्रोकैरियोट्स में -10 पे एक प्रिग्नो बॉक्स होता है, ठीक है, ये वाला बॉक्स होता है। इसका सीक्वेंस मैं आपको दे देती हूँ, कौन सा है, आप लिख लीजिए।
जो होता है वो 20 पे होता है, -20, ठीक है। और उसका नाम होता है टाटा बॉक्स, ठीक है। टाटा बॉक्स में सीक्वेंस लिख लीजिए, TA T, ये वाला होता है TA T A, यहाँ पे ये 6 का है, 6 में स्क्वायर है ना, ठीक है। यहाँ पर ये 7, ठीक। और एक है TA T TAT, सेवन का ये, ओके। अब RNA पॉलीमरेज इसके यूनिट सब यूनिट्स भी होते हैं, ठीक है। इसके सब यूनिट्स होते हैं, कितनी होती है? इसके साथ में 5 तो सब यूनिट्स वैसे होती हैं, ठीक है। जो इसमें इसको बोलते हैं कोर एंजाइम, ठीक है। 5 सब यूनिट्स उसकी होती है कोर एंजाइम में, प्लस एक इसमें सिग्मा फैक्टर होता है, ठीक। वो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक, सिग्मा फैक्टर। और ये कोर एंजाइम वो कौन कौन सा होता है? दो तो इसमें अल्फा की यूनिट होती है, ठीक है। फिर एक बीटा, बीटा डैश और एक ओमेगा, ऐसे 5 हो गए ना। कोर एंजाइम में 5 प्लस सिग्मा फैक्टर, ठीक। ये पूरा मिलके क्या होता है? RNA पॉलीमरेज, ठीक। अब ये वाला यहाँ पर आ जाइए, इसमें जैसे है ठीक है, यहाँ पर कहीं प्रमोटर साइट है, ठीक है। ये है आपकी प्रमोटर, ठीक। यहाँ पर जाकर एंजाइम अटैच हुआ, ठीक है। एंजाइम कौन सा होगा? पूरा ये वाला, हाँ। तो यहाँ पर जाकर अटैच होगा, जिसमें सिग्मा फैक्टर भी इंक्लूड होगा, ठीक। प्रमोटर रीजन पे जैसे अटैच हुआ, यहाँ तक स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग साइट। जैसे एक DNTP ऐड हुआ है ना, जैसे प्रोसीड होगा ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, तो एक DNTP, एक RNTP, नॉट DNTP, RNTP, ठीक। RNTP जैसे ही ऐड होगा, ये सिग्मा फैक्टर जो है यहाँ पर, इसमें से ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये टूट कर अलग हो जाता है कोर एंजाइम से। बचा क्या? कोर एंजाइम। कोर एंजाइम ही प्रोसीड करता है उसके लिए फर्दर ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के लिए, ठीक। लास्ट में जब टर्मिनेटर साइट आती है, ठीक है, टर्मिनेटर साइट जब आएगी तो वहां पर इस यहाँ इसमें मतलब प्रोकैरियोटिक उसमें आपके पास में एक रो फैक्टर होता है, यूकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट्स वाला, ठीक है। तो रो फैक्टर क्या करता है? जैसे ही यहाँ पर अटैच होता है आकर, तब टर्मिनेशन हो जाता है ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। इसके बाद आगे RNA का फॉर्मेशन नहीं है। तो ट्रांसक्रिप्शन साइट पे जैसे ही रो फैक्टर आया, जैसे ट्रांसक्रिप्शन साइट आती है, रो फैक्टर अटैच हो जाता है यहाँ पर वहाँ पर, और ट्रांसक्रिप्शन रुक जाता है, ठीक है। अब आपके पास आ गया HNRNA, अगर हम mRNA वाला देखें, ठीक है।
इसको हेटेरोजेनस कहिए, प्रिकर्सर कहिए, ठीक है, ये सब टर्म इसकी। ठीक, तो जैसे ही ये बनता है इसको, ये इनएक्टिव है, ठीक है, इसको एक्टिव करना होगा। ठीक, एक्टिव में एक्टिव बनाने के प्रोसेस को कहते हैं प्रोसेसिंग। ठीक है, जो मॉडिफिकेशन होगा या जो प्रोसेसिंग होगी वो ये प्रोसेस। ठीक है, क्या होता है, फर्स्ट प्रोसेस है 5 प्राइम कैपिंग। क्यों? क्योंकि ये जो HMRNA है ये अनस्टेबल, बहुत अनस्टेबल। ठीक है, तो इसको स्टेबल करना है। तो 5 प्राइम कैपिंग, 5 प्राइम कैपिंग किससे होती है, 7 मिथाइल गुआनोसिन ऐड हो जाता है। ठीक, तो जो आपका mRNA है ये यहाँ पर कैप लग जाती है। हाँ, इसकी है 7 मिथाइल गुआनोसिन। ठीक, ये कैप लग जाएगी। सेकेंड है आपका पॉली ए चेन। ठीक, पॉली ए चेन का मतलब है ए ऐसे करके ए, कितने, लगभग 200 to 300। ठीक है, तो इसी लंबी चेन ये बनती है। ठीक है, और ये इसको बना देती है बहुत स्टेबल, ये दोनों चीज। ठीक है, इन दोनों। आफ्टर दैट जो कोडिंग सीक्वेंस होते हैं जीन में, ठीक है, हम इसकी बात करें जो अंदर से आपने निकला। ठीक है, यहाँ पर आपका जो जीन बना है ये वाला यहाँ से, ठीक है, इसमें कुछ इंट्रॉन्स होते हैं, एक्सॉन है, इंट्रॉन है, फिर यहाँ पे एक्सॉन 2 है, ये 1 है। ठीक है, फिर इंट्रॉन आ गया और फिर यहाँ पे एक्सॉन 3। हाँ, तो क्या होगा, एक्सॉन्स जो भी है उनको ज्वाइन करना है। ठीक है, और इंट्रॉन्स को कट करना। ठीक, तो इस प्रोसेस को कहते हैं स्प्लाइसिंग। ठीक है, क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, स्प्लाइसिंग। ठीक, और वो किसके थ्रू होती है, स्प्लाइसियोसोम एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ठीक है, स्प्लाइसिंग की कुछ प्रोटीन्स हैं। ठीक है, साथ में मतलब बहुत मेन प्रोटीन्स हैं जो कुछ सबऑर्डिनेट प्रोटीन के साथ मिलकर स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ठीक है, उसका नाम अगर आपको चाहिए तो स्नब कहते हैं, SNRNPs। ठीक है, स्प्लाइसियोसोम एंजाइम के साथ मिलकर जो अदर प्रोटीन्स के साथ मिलकर ये SNRNPs होते हैं। ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं स्नब्स। ठीक, ये क्या करता है, एक्सॉन ये वाले इंट्रॉन्स को हटा देते हैं। ठीक, और 3 एक्सॉन आपके जुड़ जाएंगे। ये हो गया E1, E2, E3। ठीक है, यहाँ से ये कट होगा, ये कट हुआ, ये कट हुआ। ठीक, और ये जो बनेगी ये आपकी फंक्शनल जीन है, जो या फंक्शनल mRNA कह लीजिए। ठीक है, mRNA है जो आपका बाहर जाएगा, कहाँ, न्यूक्लियस से बाहर। ये जाएगा बाहर। ठीक है, आउट ऑफ न्यूक्लियस, कहाँ पर, मतलब प्रोटीन फॉर्मेशन साइटोप्लाज्म में। ठीक है, टू फॉर्म
बाकी का जो इंट्रॉन्स है वो कहाँ रह जाएंगे, वो न्यूक्लियस के अंदर ही, ठीक है, वो बाहर नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको कोई काम ही नहीं है बाहर जाने। हाँ, अच्छा, इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स को याद कैसे रखते हैं? जैसे कभी होता है ना, कंफ्यूजन हो जाता है, तो इंट्रॉन्स को हमेशा याद रखना इंटरप्टिंग सीक्वेंस से। आता है ना, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, तो वो इंटरप्शन इंट्रॉन्स ऐसे आता है, तो आपको याद रखना, ठीक है? बाकी कोई क्वेश्चंस हो तो बताइए। ये वाला ये आपका पूरा HNRNA बना, ठीक है, HNRNA में ये HNRNA इनएक्टिव, क्यों इनएक्टिव है? क्योंकि अभी इसमें इंटरप्टिंग सीक्वेंसेस भी है, ये वाला जो बीच में आता है, ये हमें नहीं चाहिए, ये कोड ही नहीं करते किसी के लिए, ठीक है? तो ये नॉन कोडिंग रीजंस है, या तो ये नॉन कोडिंग सीक्वेंस ले लीजिए, रीजंस ले लीजिए, या फिर कोई न्यूमॉन्स ले लीजिए, ठीक है? तो ये है एक्सॉन 1, मतलब एक पार्ट जो कोड कर रहा है किसी के लिए। हाँ, यहाँ बीच में आया इंट्रॉन 1, ठीक, फिर आया एक्सॉन 2, फिर इंट्रॉन 2, फिर एक्सॉन 3, ऐसे ऐसे बनकर आया है mRNA। कौन सा? इनएक्टिव वाला, अभी इनएक्टिव है, और यहाँ पे कह लीजिए प्रिकर्सर है mRNA। तो जो स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स होता है, एंजाइम्स होते हैं, एक स्प्लाइसियोसोम एंजाइम मेन होता है, उसके साथ मिलकर 2-3 प्रोटीन्स और हैं जो मिलकर बना देते हैं स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स। वो कौन सी प्रोटीन्स कहलाते हैं? मतलब फिर कॉम्प्लेक्स क्या कहलाते हैं? ये स्नर्व्स प्रोटीन्स है ना, SN स्मॉल न्यूक्लियर RNA प्रोटीन्स ऐसे करके, ठीक। तो ये जो स्नर्व्स होते हैं ये मिलकर क्या करते हैं? स्प्लाइसिस ये यूकैरियोट्स से बात करते हैं, उसमें तो इंट्रॉन्स बहुत कम होते हैं, प्रोकैरियोट्स में नहीं होते, ठीक। वहाँ स्प्लिट जीन्स वो नहीं होती है, ये यूकैरियोट्स से बात, उसमें इंट्रॉन्स है ना। तो इंट्रॉन्स जो है यहाँ से वो कट कर देते हैं स्प्लाइसिस, ये पार्ट कट कर देते हैं क्योंकि ये कोडिंग नहीं कर रहा है, ऐसे ये पार्ट कट कर दिया, ठीक, और छोड़ क्या दिया, ठीक है। तो वो छोटा हो जाएगा ना, ये तीनों जुड़ गए, ठीक है। जुड़ने से आपका ये हो गया E1 E2 जुड़ गए, छोटा हो गया ना। अब ये जो है ये फंक्शनल mRNA ना, और ये mRNA ही क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाने के लिए से बाहर आना, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म में वहां पर फिर ट्रांसलेशन प्रोसेस हो गया, ठीक है। और किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए, है ये सब आगे प्रोमोटेड रीजन और टर्मिनेटेड रीजन है ना। टर्मिनेटेड में या तो यू पे निकल के आता है तब हो जाता है नॉर्मल ऐसे ना, और प्रोकैरियोट्स में रो फैक्टर लग जाता है तो हो जाता है, ठीक, अलग अलग। एक तो पॉइंट अगर लिखते हैं तो लिख लीजिए,